हम किसी जगह कोई फेवर नहीं चाहते, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। जो इस्लामाबाद से फोन जाते हैं हम चाहते हैं वो बंद हो। पार्टी के अंदर से जो लोग कम से कम ज्यादतियां कर रहे हैं वो ना करें। हिसाब जो है वो बराबर होगा, FIA को या किसी इदारे को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा। भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं। हम पूरी तरह इनको एक्सपोज होने का मौका देना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का चांस पीपल्स पार्टी के पास है। अपने रवैये को आसानी कर ले, एतमाद बहाल करें। ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद, सलीम बुखारी, अंजम रशीद और जावेद इकबाल के हमरा आपको खुश आमदीद कहता है। आज की जो अहम स्टोरीज़ हैं उनमें सबसे बड़ी स्टोरी है जहांगीर तरीन के दोस्तों की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ। दूसरी स्टोरी है जो हमारा एक डायलॉग चल रहा है हिंदुस्तान के साथ, खुफिया इदारों का खुफिया इदारों के साथ, तो उसमें क्या होगा, क्या मुमकिनात हैं, क्या होगा, उस पर आज इंटरवेंशन भी है। जो हैं मोहतरमा मरीम साहबा, उन्होंने भी कुछ राय का इजहार किया है और कश्मीर के रहनुमाओं ने भी कुछ इजहार किया है, उसको भी हम देखते हैं। अगली स्टोरी जो है वो है कोरोना का मसला है। तब फैसला किया गया तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए जाएँ। सिर्फ ये नहीं है, हम देखेंगे कोरोना अब तक क्या नुकसान पहुँचा चुका है, क्या होने जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं। और फिर आखिर में वही अब 8 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया गया आसदारी पे। अब एक केस से निकले दूसरे केस में आप चले जाएंगे। तो बहुत साहब मेरा ख्याल आप ही शुरू करो, राय दूंगा अपनी बाद में। आप ये जो तल्लक से ला तल्लक, साजिश से नवाजिश, एक मुलाकात की कई कहानियाँ, इस पर आइए ज़रा। बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब, गुजारिश ये है कि ये कहानी जो है जितनी सादगी से पेश करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो जहांगीर तरीन का ग्रुप है, चाहे वो इमरान खान साहब का ग्रुप है, इतनी ना ये सादा है ना इतनी ये कम अहम है। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब का जो रवैया इस 33 रुकनी वफद के साथ था, जिसमें 10 के करीब MNAs और 22 के करीब जो हैं वो MPs थे, ये आग से खेलने के मुतरादिफ है मेरे हिसाब से। इसलिए कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं और देखें हुकूमत साजी जब हुई थी, पंजाब हुकूमत में कितनी मेजॉरिटी थी इनके पास, कितने वोटों से ये चीफ मिनिस्टर बने थे, और इस तरह से मरकज़ में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने वोटों की ज़रूरत थी, कितने मुस्तार लेकर वहाँ बने। तो ये मांगे के वोटों पर दोनों हुकूमतें कायम हैं, ये हकायक हैं, झूठ नहीं है। लिहाजा पार्टी के अंदर के 32-33 अफराद अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो पार्लियामेंट को, पंजाब असम्बली को, नेशनल असम्बली को, तो ये कि उन्हें यकीन दहानी का अच्छा मैं देखूंगा कोई ज़्यादती ना हो, काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल विजडम की कमी है। मैं कन्विक्शन के साथ ये कह रहा हूँ कि ऐसे ग्रुप के लिए बाकायदा सीरियसली उनको बैठ के उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए था और डिनाई नहीं करना चाहिए था मीटिंग विद जहांगीर तरीन। मेरी इतला ये है कि खान साहब ने कहा कि मैं ग्रुप से मिल लूँगा, लेकिन मैं जहांगीर तरीन साहब से नहीं मिलूँगा, इसलिए कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर आप कल की जो उन्होंने तकरीर की थी इमरान खान साहब की मौजूदगी में वो सुन लें, तो बस उन्होंने गालियाँ नहीं दी जहांगीर तरीन को नाम लेके। बाकी जो कुछ उन्होंने कहा है वो हौसला जहांगीर तरीन साहब का होगा, बर्दाश्त कर लें। ज़रा मैं ख़त्म कर लूँ ना अपनी बात। दूसरी बात यह है कि जो टेंशन चल रही है, जो वल्नरेबिलिटी है, चाहे वो महंगाई की वजह से है, चाहे वो PDM की वजह से बिल्ड हुई थी या दोबारा बिल्ड होने जा रही है, ऐसे हालात में इमरान खान साहब मस्ट कम आउट एज ए हेड ऑफ स्टेट, एज ए स्टेट्समैन, एज ए पॉलिटिकल लीडर। अगर वो इस तरह से नॉन सीरियसली इसको हैंडल करेंगे, गले पड़ सकते। और साहब उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ हैंडल किया है। शहजाद अकबर के खिलाफ बहुत सारी शिकायत थी, जो MNAs MPs गए थे उनमें से मुख्तलिफ लोगों ने शहजाद अकबर के बारे में कहा। बहुत साहब ये आपने जो ये बात की है कि उनके रवैये में लचक नहीं है और लचक के बगैर चीज़ें टूट सकती हैं, और ख़ासतौर पे पॉलिटिक्स में तो बड़ा है। अब लेकिन जो आपने बात की बनाने की अपनी अक्सरियत, आज अजमल जो है चीमा, उसने कहा जी हम तो आज़ाद इलेक्शन लड़के आए थे, तो हमारे साथ ये क्या सलूक हो रहा है। तो शहजाद अकबर की बात की तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं शहजाद अकबर के बारे में जब तक आपका कुछ सबूत नहीं हो मैं नहीं कर सकता ये बात कि उसके ख़िलाफ़ मैं हो जाऊँ और मैं रोज़ आदमी बदलता रहूँ। उन्होंने कहा जी कि चले 3 रुकनी रिटायर्ड जजेस पे एक कमीशन बना दें, तो वो भी नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं मानी। नहीं मैं अच्छा नहीं, और नहीं उन्होंने भाई सख्ती भी की। उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैं इस किस्म की चीज़ों में नहीं आना चाहता। अच्छा, बड़े मजे की बात है, ये कॉन्टीन्यूटी में प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में कहा कि ऐसा शख्स मुझे मिल ही नहीं सकता था। अब उन्होंने कहा कि मैं अपने शहजाद अकबर के मामले में रोज़ तब्दीलियाँ नहीं कर सकता, और उन्होंने कमेटी बना दी है कि भाई शरीक अली ज़फ़र देखेगा इस सारे मामलात को। हाँ, एक फ़िक्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, उन्होंने कहा कि अली ज़फ़र देखेंगे कि सियासी इंतकाम तो नहीं हो रहा,
और जहांगीर तरीन अगर मुलव्वस हुए तो इंक्वायरी नहीं रोकी जाएगी। तो ये है रवैया, और मैं समझता हूँ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल सोच लिया है कि उन्होंने आगे बढ़ना है और इसी तरीके से बढ़ना है। जी बिल्कुल खान साहब, बात पता क्या है, आपने जितनी भी बातें की बड़ी ज़बरदस्त बातें, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत की एक ऐसी नई पिक्चर सामने आ रही है जहाँ जिसको छेड़ो उसी का प्रॉब्लम है। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि माफिया मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ का केस आता है तो वो वाया प्लेटलेट्स लंदन चले जाते हैं। मरियम नवाज शरीफ का रोला आता है तो वो कभी नैब पे धावा बोलती हैं और नैब कभी उन पे धावा बोलते हैं और वो वापस हो जाते हैं। और अगर जरदारी साहब का मामला आता है तो उनकी ज़मानतें कंफर्म होती हैं और वो कराची चले जाते हैं। जब किसी जज का एहतसाब होता है तो सुप्रीम कोर्ट एग्जोनरेट कर देती है। और जब किसी पॉलिटिकल कॉर्पोरेट एलीट का रौला होता है करप्शन का, तो वो अपने रेस्क के पार्टी के अंदर ही एक ग्रुप बना लेता है। तो मेरा पॉइंट ये बनता है कि क्या पाकिस्तान में कहीं से किसी पे भी, किसी भी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल एलीट पे किसी की पकड़ाई होगी, किसी का एहतसाब होगा? क्या वो इसी तरह सिस्टम को और पॉलिटिकल पार्टीज को इसी तरह ब्लैकमेल करेगा? और क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह ब्लैकमेल होती रहेंगी? ये वो नज़ारा है जो हम पाकिस्तान की सियासत में पिछले 30-35 साल से देख रहे हैं। और उसका अंजाम क्या होता है कि हुकूमत का खर्चा होता है, हुकूमत के एक्सपेंस पे इंक्वायरीज बैठती हैं, कमीशन बैठती है, एक्सपेंस होती है, और इवेंचुअली होता क्या है? कुछ नहीं, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई पॉलिटिकल बात। और ये जो इमरान खान वाली बात है, ये भी कुछ भी नहीं है। आज से 2 हफ्ते पहले मैंने इसी शो में ये बात प्रेडिक्ट कर दी थी कि 2 MNA और गवर्नर साहब लगे हुए हैं इस मामले को सुलझाने के लिए। आज वही होना है जो होगा कि ये प्रलॉन्ग हो जाएगा। ना कोई जहांगीर तरीन साहब को कुछ कह सकेंगे, इमरान खान भी गो स्लो वाली पॉलिसी के तहत खामोश होकर बैठ जाएंगे और मामला रफा दफा टाइम फिश हो जाएगा। अब हकीकत ये है कि पाकिस्तान की 72 साल बदकिस्मती है हमारे सिस्टम की और पाकिस्तान की। पाकिस्तान की 72 साल सियासी तारीख में ये पहला मौका है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी सरबराह ने, चाहे वो डिक्टेटर थे चाहे वो इलेक्टेड थे, उसने जो है वो कानून की बालादस्ती पर अमल किया हो। यानी जो कानून सब के लिए, जो कानून हज़्ब इख्तलाफ के लिए वही कानून जो है वो जहांगीर तरीन के लिए, वो जो कानून नवाज शरीफ के लिए वही कानून जहांगीर तरीन के लिए। अब उन्होंने जो है ये एक सेटल किया है कि इस मुल्क में 2 कानून नहीं होंगे, कि गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, हस्ब इख्तलाफ के लिए अलग, हस्ब इक़्तिदार के लिए अलग। उन्होंने चीनी का जो फ्रॉड हुआ कि पाकिस्तान में 52 रुपए की चीनी जो है वो 120 की हो गई, और हम कह रहे हैं कि जनाब ये जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है। ये अवाम के साथ इतनी बड़ी धांधली भी थी कि उसकी इंक्वायरी हुई। और इस गवर्नमेंट ने, जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, उसने अपने अजीज़ तरीन दोस्त के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की, और इंक्वायरी के बाद आज 30 और या इससे कुछ ज़्यादा अरकान से मिले, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कानून अपना रास्ता लेगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी को रियायत नहीं देगा। और सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ नहीं है, ये खुसरो बख्तियार के खिलाफ भी इंक्वायरी हुई है। ये और वो मिनिस्टर हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक मिनट सुन ले, खुसरो बख्तियार के खिलाफ नहीं, शहबाज शरीफ के खिलाफ भी इल्जाम है। यही तो वो तो जेल में थे ना, तो अब बाहर आगे गिरफ्तार नहीं किया, जेल में थे ना। ओहो, लेकिन बात यह कि पहली बार एक जुमला मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, एक जुमले की इजाजत दें, एक सेकंड, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसी ने जरूरत किया कि वो इंसाफ के ऊपर खड़ा है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। ओके, ये गलत बात है, बिल्कुल टोटल गलत है। इसलिए कि परवेज खटक कहाँ है, उसके ऊपर रेफरेंस नहीं है नैब का। आप मुझे बताइए, कैसर साहब जो हैं, आप कैसर साहब, उनके ऊपर रेफरेंस नहीं है, कहाँ है वो? 35 मैं बंदे का आपको गिनवा सकता हूँ, उसके लिए कानून नहीं है भाई। ये कानून सिर्फ जहांगीर के लिए कानून बन गया यार। ख़वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। इतनी तेज़
डिबेट हो रही थी कितनी तुंद थी और उसमें तलखी भी मैंने महसूस किया है कहीं पे। पर ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और उसके यही समरात हैं कि हमें बात करनी पड़ती है, वो भी ठीक है वो भी ठीक है, दोनों ही ठीक हैं, पता नहीं कौन क्या ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। हमारी अगली स्टोरी जो है वो है जो खुफिया मुज़ाकरात और खुफिया बात चल रही है बैक चैनल पर, और ये भी तवक्को की जाती है कि अगर हम इसको कहें कि एक बार फिर उधर तुम इधर हम की गूंज सुनाई दे रही है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर पिछले 1990 के बाद मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे हुक्मरान रहे, खैर वो पॉलिटिशियन थे, खैर वो आर्मी के लोग थे, इसमें कैनी साहब भी शामिल हैं, उनकी ये ख्वाहिश रही कि हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात किसी तौर पे अच्छे हों। और वो तल्लुकात अच्छे कैसे हों, क्योंकि हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं और हमारी खुद पैदा करदा रुकावटें हैं जिनको अबूर करना बहुत बाज़ मुश्किल हो जाता है। हमने लोगों को एक बहुत तरीका बताया है कि कश्मीर का हम कैसा हल चाहते हैं, लेकिन वैसा हल होता वो मुमकिन नज़र नहीं आता। पहली बात, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, क्या हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर आज जा सकते हैं? देखा गया कि इस पर मुमकिन नहीं है। तो मुशर्रफ ने जाके फिर आउट ऑफ बॉक्स एक फार्मूला पेश किया और वो हैरान कुन फार्मूला था। अलग बात है कि हिंदुस्तान ने उस फार्मूले को बाई नहीं किया और उसके साथ इतफाक़ नहीं किया, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि ख़ासतौर पर दिसंबर जो पिछला साल गुजरा है, इस हवाले को अगर देखें तो खुफिया अदारों के सरबराहों की मुलाकातें आपस में हो रही हैं। और वैसे अलग बात है कि अगर पॉलिटिशियन ये बात करें तो वो रांदा दरगाह ठहराए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि वो दुरुस्त नहीं है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अगर ये दोनों मुल्कों के दरमियान डायलॉग कामयाब हो जाता है तो इसका फ़ायदा इस खिते में रहने वाले 1.5 अरब से ज़ायद लोगों को होगा। और जिस बुरे असर में हम रह रहे हैं, जो हमारे हालात हैं, जो बेरोज़गारी है, जो गुर्बत है, और अब देख लें जो कोरोना है इसने एक्सपोज कर दिया है दोनों मुल्कों को। इनके पास तो अपने लोगों को देने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, उनको देने के लिए दवाई नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर है कि अगर इस पर डायलॉग चलता रहे और किसी नतीजे पर दावत देता हूँ, क्योंकि अंजम को पहले भी हमने राउंड में दावत नहीं पहले दी, तो अंजम का हक बनता है। जी अंजम। अच्छा, मार्च में जो है वो मार्च से मई जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत तवील अरसे बाद एक खून रेज जो कंट्रोल लाइन पे फायरिंग थी उस पर सीज़ फायर हो गया। और फिर उस सीज़ फायर के फ़ौरन बाद जो है वो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया कि इस खित्ते को जो कॉन्फ्लिक्ट है उसने इसको गरीब रखा हुआ है, इसकी मौशी जो है वो पसमानदगी रखी हुई है। इसके फ़ौरन बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने माजी के तमाम चीज़ों को दफन करते हुए नया आगाज़ करना चाहिए। और इसके फ़ौरन बाद जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हुआ कि वो हिंदुस्तान से कॉटन, चीनी और बहुत सी ऐसी तिजारत करेंगे, लेकिन दूसरे दिन कोई बीच में ऐसा दबाव आ गया कि उनको रोकना पड़ा। फिर उसके बाद मुत्तहिदा अमारात के अमेरिका में सफ़ीर ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं इनके दरमियान डायलॉग जारी है और ये डायलॉग जो है वो अमली शक्ल अख्तियार कर गया है। और अब इस डायलॉग के ऊपर जो है वो आज मरीम नवाज़ ने कहा है कि ये हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कश्मीर की आवाम से नहीं पूछा गया। इवन कश्मीर के सदर जो है फारूक हैदर, उन्होंने भी कहा कि कश्मीर असल है, उससे पूछना चाहिए। लेकिन असल बात यह है जो आपने कहा कि मनमोहन सिंह के दरमियान और जनरल मुशर्रफ के दरमियान ये बात तय हो गई थी। ये बात नहीं कि इंडिया ने बाय नहीं किया था, ये दोनों एग्री हो गए थे कि उस कश्मीर के अंदर वो कश्मीर रहे, इस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान रहे, फौजें निकल जाएं और दोनों ममालिक आपस में ट्रेड करें। यही एक वाहिद हल था। देखिए, गुजारिश ये है कि कश्मीर के इशू को हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में जाए बगैर कभी तय ही नहीं कर सकते। ये जो आपने फौजी और सिविलियन की तकसीम की है बिल्कुल दुरुस्त है। जनरल ज़ियाउल हक ने गुफ्तगू का आगाज़ किया था पहले कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान के साथ, और उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब दूसरे वाक़या हुए और उसके बाद राहील शरीफ साहब और फिर परवेज़ इशफाक़ कियानी और अब जनरल बाजवा। ये एक तासुर कायम है कि कांग्रेस के होते कश्मीर तय नहीं हो सकता, बीजेपी के होते हो सकता है, जो कि इतनी हार्श गवर्नमेंट है। अच्छा, क्यों सर? इसी तरह मैं परसेप्शन बता रहा हूँ, यही परसेप्शन है कि सिविल हुकूमत के होते कश्मीर तय नहीं हो सकता क्योंकि लोग खा जाएंगे पाड़ के, फौजी हुकूमत ही करेगी ये जब भी करेगी। लिहाजा हमने देखा क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू हुई ज़ियाउल हक के दौर में, फिर उसके बाद ये चली मुशर्रफ के दौर तक, फिर उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी गए मैच देखने के लिए। तो ये तो एक बाकायदा हिस्ट्री है कि इस किस्म के डायलॉग होते रहे हैं। जनाब मुशर्रफ साहब ने आगरा का आप हवाला दे रहे थे जो बिल्कुल ठीक दे रहे थे, जिस वक्त के फाइनल महीने के तक जो है वो
ड्राफ्ट हो चुका मेजर लग था, गई थी। सिर्फ दस्तखत होने थे पीछे से, तो आरएसएस टक्कर गई उसको, उस पूरे प्रोसेस को, और वो वापस हुआ। देखिए गुजारिश ये है कि अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो हैं फौज की इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियान। द लेवल ऑफ सीरियसनेस हैज़ गॉन वेरी हाई। इसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसलिए कि ये रियलाइजेशन पूरी दुनिया को हो चुकी है, 5 बिग कैपिटल्स को भी, यूनाइटेड नेशंस को भी, और ख़ुद जनूबी एशिया के ममालिक को भी, कि कश्मीर को एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए बर्निंग इशू नहीं रखा जा सकता। इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना है। एंड कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ बात अपनी। क्या सोल्यूशन होगा इसके ऊपर हमने कश्मीरी लीडरशिप जो थी उसके हवाले से भी गुफ्तगू की, चाहे वो मरहूम अमानुल्लाह खान थे, चाहे वो लोन साहब थे, चाहे आरियत कॉन्फ्रेंस थी। 3 ऑप्शंस थे, इंडिपेंडेंट कश्मीर, कश्मीर का जो स्टेटस इस वक्त है वो उधर का उनका, इधर का हमारा, जो हम इधर और उधर की गूंज की बात कर रहे हैं, और तीसरा ये था कि जम्मू की वैली हिंदुस्तान को दे दी जाए और बाकी सारा जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन असल में देखना यह है कि वो लोग जो इस वक्त कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेके अपनी लाशें पाकिस्तान के कफन में लपेट के दफना रहे हैं और गोलियों के सामने पाकिस्तान का झंडा लेके आते हैं, वो क्या चाहते हैं? दे वांट पाकिस्तान। जवेद, इससे पहले कि तुम शुरू करो, एक चीज़ और भी ऐड कर लो कि वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द जहादी कल्चर नाउ। क्या हम जहादी कल्चर से दूर जा रहे हैं? खान साहब, आपने जो बात ऐड की है, मैं जब अपनी बात ख़त्म करूँगा मेरा ख्याल है बहुत से सवालात का जवाब आ जाएगा। माजी के तनाजुर में जिस तरह जितनी आपने बातें की हैं, अगर माजी के तनाजुर को देखा जाए तो हमारे डायलॉग जिस स्टेज पे आज हैं उससे बेहतर पोजीशन में हम माजी में कई दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन इवेंचुअली डायलॉग कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? जो आपने जिक्र किया आगरा का, पाकिस्तान में, इंडिया में, कश्मीर में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं वो मामलात को अल्टीमेट एंड तक नहीं ले जाना चाहते। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात बार बार हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि अगर आपने कश्मीर का इशू रिजॉल्व करना है तो आपको खुले दिल खुले दिमाग के साथ बैठ के आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए शर्तें हैं कुछ। और वो शर्तें क्या हैं कि दोनों ममालिक की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप यकजा हो जाए। नंबर 3, दोनों ममालिक के लोग उस सलूशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएं जो भी सलूशन आप ड्राफ्ट करते हैं। नंबर 3, और वो सलूशन कश्मीर के लोगों को, जिन्होंने अपने बेटे, अपनी बेटियां, अपने बड़े शहीद किए हैं, जिनके खून की लकीर के साथ ये आज़ादी कश्मीर की जंग लड़ी गई है, उनको कबूल होगा। फिर मैं ना ही समझा ना। तो उससे पहले तक मैं आपको, मैं बुखारी साहब, मैं बड़ा छोटा स्टूडेंट हूँ इसकी चीज़ का, लेकिन मेरी अकल समझ ये कहती है वही सलूशन एक्सेप्टेबल होगा जब इन 4 एलिमेंट्स यकजा होकर फैसला करेंगे। तो इसमें मेरी एडवाइस क्या है? इसमें देखें, बात यह कि सीबीएम्स तो चलेंगी। इस दफ़ा अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले जितने इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व कर लें, और ये मीडिएशन शेख राशिद साहब कर रहे हैं। लेकिन उसमें आखिरी बात सिंपल यही है कि अगर जो काम आपने एंड पे करना है, क्यों ना आप आज उन सबको ऑन बोर्ड करके कॉन्फिडेंस में लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेके चलें। Who will bell the cat? एक सेकंड, Someone has to- आप दोनों ये मामला जो है वो जंग से हल नहीं हो सकता, और जो पुरअमन तरीका है वो मुशर्रफ, मनमोहन जो है वो तय कर गए हैं, इससे आगे जाना पड़ेगा, और या यही बेहतरीन हल है, मनमोहन सिंह और मुशर्रफ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन जो बुखारी साहब ने बात की है, जिसमें कफन की भी बात की है, उनके जद्दोजहद के जज्बे की भी बात की, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे लोग कुर्बानी दे रहे हो तो हम इग्नोर करें। मैं समझता हूँ कि आपने जिस तरह तजावीज़ दी हैं, मैं समझता हूँ कश्मीरियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं ना, उसमें कश्मीरी फ़रीक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कश्मीरी फ़रीक नहीं है, एक बात। और दूसरी बात है कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर भी करेंगे वो जो आखिरी बात कह रहे हैं, जब मेज़ भी लग जाती है, मेज़ लगने के बावजूद ये कह रहे हैं आरएसएस का दबाव आ जाता है, तो मेज़ लगने के बावजूद कहीं और दबाव आ जाते हैं। यहाँ भी दबाव आया
जब एक आदमी आया यादगार पाकिस्तान पे गया, उसने तस्लीम करने की कोशिश की तो जमात इस्लामी के दोस्तों ने, वर्करों ने उसको रास्ते में रोकने की कोशिश की। तो मैं कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस में लो, सियासी पार्टियों को भी, पार्लियामेंट को भी लो। अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे। वाजपेयी की विजिट की बात हाँ करें। बिल्कुल, वाजपेयी उसने पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगी और हमने उसके खिलाफ मुजाहरा किया। तो मसला है कि ये इतना, साहब कहें जमात इस्लामी ने किया। मैंने कह दिया जनाब, जमात इस्लामी ने किया। इतना भी आसान नहीं जितना हम इसको टेबल पे बैठ के हम दानिश्वर अपने आप को समझते हैं बहुत बड़े दानिश्वर। देखिए, जो लोग कुर्बानी देते आए हैं उनकी कुर्बानी का हमें एहतराम करना है और हमें पार्लियामेंट की बालादस्ती का भी एहतराम करना जो आपने पाकिस्तान में बनाई हुई है। अगर तो पार्लियामेंट है तो गो टू द पार्लियामेंट। लेकिन 1.5 अरब की आबादी है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, मैं जा रहा इनको हूँ, जरगबानी नहीं, मेरे साथ रहिएगा। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। और हज़रात, ये जो कोरोना का मसला हर रोज़ बिगड़ रहा है। अगर आप सुने, रिपोर्ट्स देखें जो आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि लोग ज़्यादा इसमें बीमार होते जा रहे हैं, ज़्यादा इसका शिकार होते जा रहे हैं। हमारे जो वसाइल हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं। और अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो इम्तहानात हो रहे थे ये आगे होंगे। और टूरिस्टों को भी कहा है कि आप इस ख़ास हद तक मई के पहले 2 हफ्तों में आप टूरिज़म के जो स्पॉट्स हैं वो बंद कर दिए जाएँ, और बहुत सारी बातें हैं। पर जब ये जो हमने गिफ्ट भी हमें मिले, हमें पैसे भी मिले, डोनेशन भी मिली, हम क्यों नहीं ख़रीद सके ये सारी की सारी अद्वियात? 1 साल था हमारे पास कि हमें पता नहीं था कि हम इस मुश्किल का सामना करेंगे, और हमारे पास अगर ऑक्सीजन नहीं आज, और आज हम भागे फिर रहे हैं कि ये ऑक्सीजन को कैसे लिया जाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर कहाँ से लाएंगे। तो 1 साल तक हम, ये हमारे तमाम इदारे क्या करते कह रहे हैं? मेरा ये सवाल है, मुझे उलझा रहा है और मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ जिसका जवाब देने की। मुख्तसरन पहली बात तो ये है कि इस वक्त ये ज़रूरत है, तकाजा है इस सूरत हाल का कि आप ज़िम्मेदारी किस पे डालें। मेरा ख्याल ये है कि अपने महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने अपनी तरफ से जितना कुछ किया है वो बहुत काफ़ी इसलिए है कि 3rd फेज़ कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था पिछले 1 साल में कि इतना खौफनाक आएगा कि पिछले दोनों लहरें लोग भूल जाएंगे। एक बात, जिम्मेदारी है लोगों के ऊपर। इस कौम ने SOP पर ना अमल करने का फैसला कर लिया है। सुबह से शाम तक शोज़ के बाद शोज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते अपना ख्याल खुद रख लें। हम कह रहे हैं कि जनाब सुबह 6 बजे से 6 बजे तक काम होगा, ज़रा जाके ज़रा देखें बाज़ारों के अंदर हाल क्या हो रहा है। बग़ैर मास्क लगाए सैकड़ों की तादाद में लोग बाज़ारों में घुसे हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स में घुसे हुए हैं। हुकूमत क्या करेगी यहाँ पर? पूरी दुनिया में ये बात तस्लीम कर ली गई है कि वैक्सीन अपनी जगह, मेडिकेशन अपनी जगह, लेकिन जो SOPs हैं आप बच सिर्फ उससे सकते हैं, और उसकी वायलेशन करने का पूरी कौम ने ठेका लिया हुआ है। यार मुझे इतनी बेहिसी की तवक्को नहीं थी कौम से। मैं आपको ईमानदारी से अर्ज करता हूँ कि हुकूमत की जितनी भी एफर्ट्स हैं वो शायद इससे 2 गुना बेहतर रिजल्ट दे देती अगर हमने कोऑपरेट किया। बुखारी साहब, हमने अपने शोज़ में और हुकूमत में, मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ, हुकूमत की जितनी कैपेसिटी थी, चाहे वो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए SOPs लगाने से लेके और वैक्सीनेशन के ऑर्डर तक, जितनी कैपेसिटी थी, जितने उनके पास सोर्सेज या रिसोर्सेज थे। आपको पता है कि इस वक्त जो अमेरिका और यूरोप के हालात हैं, उधर वैक्सीन उन्होंने अपने लिए बनाई थी और अपने लिए सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी है। तो इसलिए जो मौजूदा हालात को देखते हुए मैं हुकूमत के पास 2-3 तजवीज़ें मेरे पास जो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि अमेरिका ऑलमोस्ट 70% वैक्सीनेट कर चुका है। जो उनके पास फिगर आए हैं, 38 करोड़ की आबादी में से ऑलमोस्ट 24 से 25 करोड़ को वो लगा चुके हैं। और मैं अपनी बात में, हम तो शायद 1% भी नहीं है, यूरोप भी इस तरह 60-70%। सो इन सिंपल बात में ये है कि अगले 2 महीने में अमेरिका और यूरोप अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट ये करूंगा, आने वाले वक्त के लिए हुकूमत 2 महीने बाद की प्लानिंग करके खुदारा वैक्सीन ऑर्डर कर दे। एक और दूसरा, ये 2 महीने कैसे गुजारने, उसके लिए 2 ही तरीके। जब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, 3 लाख खुराकों की खरीदारी का मुआहदा डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, मैं बता दूं ना, नहीं करना चाहता, 3 करोड़ की, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अवाम को जिम्मेदारी का एहसास करें, और हुकूमत ने जितना करना था कर दिया। अब अवाम को सोचना चाहिए कि खुदा का वास्ता है SOP पे अमल करें। अगर
हुकूमतों के बस में कोरोना को काबू करना होता तो 2-2 लाख लाशें अमेरिका बरतानिया में रोजाना ना गिरती। अच्छा, लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तानी हमारा बिहेवियर है वो बहुत मैटर कर रहा है। हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, हमारे डॉक्टर, हमारी नर्स हैं, वो रजिस्ट्रेशन कराने पे तैयार नहीं है। उन्होंने अभी उनको सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई, उन्होंने अभी तक जो है वो वैक्सीनेशन नहीं कराई है। और फिर अभी जो दूसरे लोग हैं वो भी वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके। अब तक सिर्फ 1% पाकिस्तान में लगा, हिंदुस्तान में 8% लगा, बाकी जगह तो आपको पता ही है। लेकिन हम रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार नहीं है, हम वैक्सीनेशन कराने को तैयार नहीं है। वैक्सीनेशन में हम जो है वो साजिश ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसे ख़तरनाक चीज़ें ढूंढ रहे हैं। इसी तरह से हम मास्क भी नहीं पहन रहे। और जो अगर जो मास्क लोगों ने लगाया हुआ है, सीनियर लोगों ने, समझदार लोगों ने, वो मास्क नाक से नीचे रखते हैं, मतलब वो कोरोना फैलाने से बाज आ ही नहीं रहे और वैक्सीनेशन भी नहीं करा रहे। अब ये बात है कि गवर्नमेंट ने जो है वो 30 लाख वैक्सीन खरीदी है और 3 करोड़ का ऑर्डर दिया है, लेकिन वो लोग लगवाएं भी तो सही। अंजम साहब, बहुत से लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है वो खुद भी नहीं करवाना चाह रहे, और जिन बेचारे वेटिंग में हैं उनकी बारी भी नहीं आ रही। हुकूमत ने आज रजिस्ट्रेशन 40 साल से ऊपर वालों की भी खोल दी है। तो मैं अवामुन नास से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इमीडिएटली वेट मत करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान के पास, अवाम के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन तो मैं करा लूँगा, लेकिन सवाल है कि आप यकीन दिलाते हैं मुझे कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो मुझे वो टीका मिल भी जाएगा, इंजेक्शन लग जाएगा, आपको और दूसरी बात मिल जाएगा। दूसरी बात है, ये बातें आपकी बड़ी अच्छी लगती हैं कि हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, पर इस हुकूमत ने शुरू में बड़ा गलत हैंडल किया और ख़ुद हाईएस्ट लेवल के लोगों ने कहा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और नहीं देखो, ऐसे नहीं है। खास बात पता क्या है, एक नई चीज थी दुनिया के लिए, हर बंदे की सोचने की, परसेप्शन की आदत। मैं परसेप्शन, आपकी परसेप्शन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उस परसेप्शन का नतीजा ये निकला है कि लोग आज मास्क पहनने को तैयार नहीं हैं। अगर उसका परसेप्शन क्लियर होती, हमारी परसेप्शन क्लियर होती तो ये ना होता। अगर हमारे लीडर है, आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, बगैर मास्क के फिर रहा था लोगों के साथ। चले माजी में गलतियां हो गई, माजी में गलतियां मानो, अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए से मत खेलो, वैक्सीन लेके आओ, वैक्सीन का इंतजाम करो, और उस वक्त ऑक्सीजन का इंतजाम करो, हॉस्पिटल में बेड बढ़ाओ, वेंटिलेटर लेके आओ। और चीज ऐड करना चाहता हूं, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की इस वक्त सख्त जरूरत है, हमें करना चाहिए ताकि इस कोरोना की जो लाइन है इसको ब्रेक किया जाए। और हज़रात, ये आपने सुन ली, तीसरी डिबेट है और इसमें सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर भी आती है कि आप लोग बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए, मास्क पहन लीजिए, कम से कम डिस्टेंस रख लीजिए। आपसे ज़्यादा नहीं हम कह रहे, ज़्यादा नहीं मांग रहे। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए अपनी भी जान बचाएं और उनकी जान को भी खतरे में ना डालें। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे, आसिफ जरदारी साहब को एक और नैब के रेफरेंस का सामना करना पड़ेगा। न जाने कितने रेफरेंस हैं, मुझे तो याद भी नहीं है, क्योंकि रोज़ रेफरेंसेस ज़ाहिर होते हैं। क्या इंजाम होगा इन रेफरेंसेस का? माँ सिवाय कि तलखी बढ़ रही है, खिंचाव बढ़ रहा है, सियासी अमल को ड्रेल किया जा रहा है और इतना खिंचाव बढ़ गया कि एक दूसरे की शायद शक्ल भी देखने को तैयार नहीं होंगे। और अभी हम जो कश्मीर की बात कर रहे थे कि उस हवाले से मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में रहो। ये अपने इनके बामी रवादारी सलूक होगा तो पार्लियामेंट के इजलास में इकट्ठे बैठ के कोई फैसला करेंगे। बहर अब ये आपको पता है कि 8 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लग गया है आसिफ जरदारी साहब पे। अब देखिए खान साहब, गुजारिश ये है मुख्तसर मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, मुझे एहतसाब के नारे के साथ भी इत्तफाक़ है, मुझे इमरान खान साहब की कमिटमेंट के साथ भी इत्तफाक़ है कि वो चाहते हैं कि एहतसाब हो, लेकिन ये इसके साथ उनका दूसरा जुमला ये था कि ये अक्रॉस द बोर्ड होगा। आपने विछंट की, चाहे वो PMLN थी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, लेकिन खुदा के वास्ते बैलेंस करने की खातर ही सही कोई दूसरी तरफ भी तो पलट के देख ले। और लोग भी तो पाकिस्तान में बसते हैं जिन्होंने लोगों का खून चूसा है, जिन्होंने लोगों की टैक्स की कमाई के साथ खिलवाड़ किया है। आपकी नाक के नीचे 55 आदमी बैठे हुए हैं जिनके ऊपर नैब के रेफरेंसेज हैं। वो खुदा के लिए कहीं बैलेंस का भी तो सोच लें। जो रेफरेंस है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, जो रेफरेंस है वो PMLN के खिलाफ है। मेरा आर्गूमेंट ये है, नैब की रेपुटेशन का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
जैसा कि हम अब जो सुन रहे हैं जहांगीर तरीन के हवाले से, यही अप्रोच अपनाएं और जरा सबकी थोड़ी थोड़ी कमर खुजा दें। पता क्या बात क्या है कि मैं समझता हूं कि आप रेफरेंस फाइल करें, तमाम के खिलाफ करें, जिसका दिल करता करें, लेकिन इसको एज ए पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल ना करें, नंबर 1। और दूसरी चीज, खुदारा अदारों की इज्जतों को बहाल करें। माजी के आपके रेफरेंसेस का जो हशर नशर हुआ है, आप एक नए रेफरेंस और बेइज्जत होने का क्या फायदा? उससे बेहतर है कि खुदारा थोड़ा सा प्रोसिक्यूशन पे काम करें। एक सेकंड, प्रोसिक्यूशन पे काम करें। अगर आपने प्रोसिक्यूशन पे थोड़ा सा काम किया होता तो शायद माजी में भी रिजल्ट आ जाता, तो अराबी भी रिजल्ट अच्छा रास्ता दिखाया कि प्रोसिक्यूशन अच्छी करें। नहीं, असल बात यह है कि आसिफ जरदारी पर जो पहले भी इल्ज़ाम यह है कि उनको जो है वो बेनामी अकाउंट के साथ, जो असली अकाउंट नहीं है, उससे जो है उनके घर का खाना और उनके दूसरा ख़र्चा दिया गया, उनको बकरे फराहम किए गए। 3 साल में साबित हो गया। सुन लें और आज भी यही है कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसकी पेमेंट जो है वो बेनामी अकाउंट से हुई है। अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, मैं कह रहा हूं जितने भी 100% उन जो बिजनेसमैन हैं, उनके 2 अकाउंट होते हैं, एक बेनामी होता है, एक ओरिजिनल होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बेनामी नहीं होना चाहिए, ये एक गैर कानूनी है। लेकिन बात यह है कि अगर आप बेनामी अकाउंट खोले बगैर बिजनेस करेंगे तो आप पाकिस्तान में बिजनेस कर नहीं सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक ये बेनामी अकाउंट मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो, कोई एक आदमी मारा जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, हो जाएगा, बाकी पनपते रहेंगे। बेनामी जो है वो जरदारी के अकाउंट नहीं है, सिर्फ बेनामी जो है वो 100% ताजरों के हैं। तो अब इसमें आप ये कह रहे हो आप ये कह रहे हो कि मनी की ट्रेल ना पूछी जाए, कुछ ना किया जाए, अब पूछते तो आप बेनामी अकाउंट के आगे बैठ जाते हो। क्या अंजुम ये कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, आप इनके खिलाफ एक्शन लें, बाकियों के खिलाफ भी तो लेना। बाकियों की बात नहीं कर रहे, बाकियों की बात नहीं कर रहे। आज तक बाकियों की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि बेनामी अकाउंट जो है वो पाकिस्तान का रिवाज है, और इस रिवाज को जो वॉलेट करेगा वो पाकिस्तान में बर्बाद हो जाएगा, वो बिजनेस नहीं कर सकता। इसलिए बेनामी तमाम के खिलाफ एक्शन लिया जाए, बेनामी को रोका जाए, फिर आप किसी से कहेंगे आप बेनामी, फिर अगर आप 4 बेनामी हैं, तमाम बिजनेसेस बंद कर दिए जाए। अगर तमाम के खिलाफ एक्शन ले लिया जाए तो फिर तमाम बिजनेसेस खत्म हो गए। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, जरदारी को कल्ले को लंबा ना डाले ना, आप उसे भी बिजनेस करने का हक है ना। आपके पैनल पे तमाम एजेंसीज हैं, सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, आप क्यों नहीं एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं वो सारा प्रोसिक्यूशन प्रॉपर करते? जिसको मर्जी पकड़ के बेनामी का एविडेंस नहीं होता, नहीं होगा और नहीं साबित हुआ, और साबित इसलिए नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। अंजम आप बहुत अच्छी तो फिर केस मत बनाएं अगर नहीं कर सकते। यही मैं कह रहा हूं कि बनाएं, लेकिन सिस्टम को ठीक करके एक आदमी को जिबा ना करें। आप जो रिवाज है उसको अंडरस्टैंड करते हुए रियलिटी को देखें। यहाँ पे अंजम साहब ने पहली मरतबा एक ऐसी चीज़ की हमायत की है, मैं बड़ा खुश हूँ। उन्होंने कहा कि चूँकि बेनामी अकाउंट्स को ख़त्म हम नहीं कर सकते, सारा हमारा बिजनेस और कारोबार बेनामी अकाउंट के ज़रिए चल रहा है, तो फिर 2 ही तरीके हैं। यहाँ तो इन बेनामी अकाउंट सारों को बंद कर दिया जाए, अगर बंद नहीं कर सकते तो फिर लोगों को सिलेक्टिवली सजा ना दिया। बड़ा ही मतलब है इस आज बात है, इसको सिस्टम में ले, और ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। अब ये देखते हैं कि बेनामी अकाउंट्स के बारे में नया कानून कब आता है, पार्लियामेंट उसको कब पास करती है, सेनेट में वो कब जाता है, पोलिटिकल पार्टीज का मौक़िफ़ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे बात है, इसकी मजाक नहीं है। तमाम वो लोग जो अपने पैसों का जवाज़ ना पेश कर सकें, या तो कानून ख़त्म कर दें, किताबों में से इस किस्म की चीज़ों को उठा के बाहर फेंक दें ताकि कोई इदारा किसी को ब्लैकमेल ना कर सके। इससे पाकिस्तान के सियासतदानों को जो ब्लैकमेल किया जा रहा है वो कानून के तहत किया जा रहा है। अब उस कानून में इतने सुकम हैं, जिसका निशानदी तो अंजम ने भी की एक सुकम की, तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को ख़त्म करें या फिर ऐसे केसेस चलाएं, इसका हल निकालें। और उस देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक अदारे के बारे में राय दे चुकी है। इनकी जो लेंथी प्रोसीजर उसके बारे में खुद उनके अपने कानून को अगर गौर से पढ़ा जाए तो 90 दिन के अंदर उनको बहुत सारी चीज़ों को तय करना होता है, लेकिन यहाँ पर तो कई साल से मामला चल रहा है। फौजदार मैं समझता हूँ कि इस मामले पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के अंदर खिंचाव पैदा हो चुका है, बहुत बुरी तकसीम हो चुकी है। हम कौमी सतह के ऊपर कौमी मौक़िफ़ नहीं अपना रहे किसी चीज़ के ऊपर, तो बराए मेहरबानी ज़रूर सज़ा दें। और फिर सबको दें, जिस तरह अंजम ने कहा है, हर उस शख्स को जो अपनी मनी की ट्रेल ना दे सके, खा मैं हूँ, खा अंजम है, खा जावेद है और खा बुखारी साहब है। फ़ौजदार मुझे दीजिए इजाज़त,
इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।